तो मैं आपको बता दूं कि आपने इसको कैसे इंस्टॉल करना है। तो आप सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कर ले। टर्मिनल को ओपन करने के बाद आप टाइप करें cd डेस्कटॉप, फिर आप ls टाइप करें, क्योंकि हम जो भी स्क्रिप्ट डाउनलोड करते हैं वो डेस्कटॉप पर ही डाउनलोड होता है, मतलब वो टेम्प फाइल पे डाउनलोड हो जाता है, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्ट होके वो डेस्कटॉप पर आ जाता है। फ्रेंड इसके बाद आप ls टाइप करें फाइल और फोल्डर को देखने के लिए। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्क्रिप्ट आ चुकी है। तो हम इसको ओपन करने के लिए, इस फोल्डर को ओपन करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम क्या कमांड टाइप करेंगे, cd और इसका नेम, फोल्डर का नेम। तो मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। फिर हम इसके बाद हम कमांड टाइप करेंगे ls इसके फाइल और फोल्डर को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जस्ट 3 फाइल है और 1 फोल्डर है। तो आपने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, किसी फोल्डर में नहीं जाना। जो सेटअप होता है वो बाहर ही होता है। तो इसका जो नेम है स्क्रिप्ट का, द चॉइस, हमने इसको इंस्टॉल करना है। तो हमने इसको इंस्टॉल करने के लिए तो हमें पहले परमिशन देनी होगी इसको इंस्टॉलिंग के लिए। तो इस परमिशन कैसे देते हैं इंस्टॉलिंग के लिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप कमांड टाइप करें chmod +x द चॉइस, जो स्क्रिप्ट का नेम है, जो भी स्क्रिप्ट होगी उसका नेम होता है या फिर सेटअप के नाम से वो होगी, आपने वो टाइप करके एंटर करना है तो उसको परमिशन मिल जाएगी। फिर हम दोबारा ls टाइप करते हैं। अगर ये ग्रीन हो गया तो समझना कि इसको परमिशन मिल चुकी है। अगर ये ग्रीन ना हुआ, हाईलाइट ना हुआ, तो समझे कि इसको परमिशन नहीं मिली। तो मैं ls टाइप करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इसको परमिशन मिल चुकी है, तो हम इसको रन कर सकते हैं। तो टर्मिनल में फाइल को कैसे ओपन करते हैं ये भी आपको नहीं पता होगा, तो आपको बता देता हूँ। टर्मिनल में किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए हम / टाइप करते हैं और फोल्डर को ओपन करने के लिए हम cd टाइप करते हैं। तो हमने फाइल, ये जो फाइल है तो हमने इसको ओपन करना है। स्क्रिप्ट तो इंस्टॉल हो चुका है, हमने इसको रन करना है। कैसे करेंगे, / फिर इसका नेम, देन एंटर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्क्रिप्ट ने रन करना शुरू कर दिया, ये रन हो चुकी है। तो इस पे फर्स्ट पे ही आपको सारे के सारे अटैक देखने को मिल जाते हैं। फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का भी मिलता है, जेनेरेट पेलोड का भी मिलता है, प्रूफ अटैक भी मिलता है, एनोनिमस प्रूफ भी मिलता है, आपको डोज अटैक भी मिलता है, आपको SQLI भी मिलता है, फिशिंग भी अटैक भी मिलता है, स्विच टोड भी मिलता है, एंटी फोल्ड भी मिलता है और nmap भी आपको मिलता है। आपको ये सारे अटैक मिल जाते हैं, ठीक है। इसको चलाना बहुत ज्यादा आसान है। जैसे कि मैं गैदरिंग इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, 1 पे क्लिक करता हूँ, ये लीगल नहीं, ये लीगल है। तो हमने इसकी इन्फॉर्मेशन की, हमने इसकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन लानी है, तो हम 1 टाइप करेंगे। तो आप यहाँ पर URL दे जिसकी आप इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। तो ये लीगल भी है, इलीगल भी है, आपको परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, ठीक है। ये जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है .com। देन मैं एंटर करता हूँ। तो दोस्तों इसने ना इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना शुरू कर दिया है। इसमें टाइम भी लग सकता है, वैसे मेरा नेट स्लो आ रहा है तो इस पे हो सकता है कि काफी ज्यादा टाइम लगे, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। Ctrl+C दबा के आप किसी भी चीज को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए Ctrl+C से कॉपी भी होता है और Ctrl+C से स्टॉप भी होता है टर्मिनल में जो भी वर्क कर रहा हो। और टर्मिनल में कैसी चीजें कॉपी की जाती है, Ctrl+Shift दबा के अगर आप C दबाते हैं तब ये चीजों को कॉपी करता है, Ctrl+Shift दबा के अगर V करते हैं तब ये पेस्ट करता है। मतलब हम तो विंडोज पे Ctrl+V दबा के पेस्ट करते हैं, Ctrl+C दबा के कट करते हैं, Ctrl+X दबा के कट करते हैं, Ctrl+C दबा के पेस्ट करते हैं। लेकिन विंडोज पे और लिनक्स पे बहुत ज्यादा फर्क है, ये अपने बात याद रखनी है। और जो पाइथन के स्क्रिप्ट होते हैं उनको इंस्टॉल करना और रन करना भी बहुत ज्यादा आसान है। पाइथन के स्क्रिप्ट को कैसे पहचाना जाता है, पाइथन के जो स्क्रिप्ट होते हैं स्क्रिप्ट के एंड में उनका जो फॉर्मेट होता है वो होता है .py, ठीक है। इससे पता चलता है ये पाइथन का स्क्रिप्ट है। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं सबसे पहले आप इसको परमिशन दें। परमिशन आपको बताते हैं कैसे देते हैं, chmod +x से, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इसको रन करना चाहते हैं तो / डाल के इसको रन कर सकते हैं। उस स्क्रिप्ट का नाम लिख के रन कर सकते हैं, / उस स्क्रिप्ट का नाम, देन एंटर करेंगे वो रन हो जाएगी। अगर रन नहीं होती तो आपने पाइथन लिखना है, फिर उस स्क्रिप्ट का नेम लिखना है, देन एंटर करेंगे तब वो रन कर जाएगी। कभी कभार होता है पाइथन के जो स्क्रिप्ट होते हैं वो पाइथन पर रन नहीं करते, तो Python 2 आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। फिर आप Python 2 लिखकर उस स्क्रिप्ट का नाम लिखे, फिर जब एंटर करेंगे तो वो स्क्रिप्ट 100% वर्क कर जाएगी। आपको मैंने बहुत से तरीके बता दिए हैं स्क्रिप्ट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे रन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना बहुत से लोग हैं जो कि समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा आसान है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, जो कि बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है। तो इस पे मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, तो आपने इसको लाइक जरूर करना है और कमेंट भी अच्छा करना है। अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते
हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तभी मैं बनाऊंगा जब आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आपने कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्नाइजेंस। देखिए फुटप्रिंटिंग और रिकॉग्नाइजेंस भी कहते हैं रिकॉग्नाइजेंस। फ्रेंड्स ज्यादातर फुटप्रिंटिंग को रिकॉग्नाइजेंस के नाम से भी जाना चाहता है, जो कि हैकर यूज करते हैं दूसरों की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। और ये इंफॉर्मेशन आजकल हैकरों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, क्योंकि हैकर जो है वो सारे सिस्टम को हैक कर सकता है इस इंफॉर्मेशन के जरिए जो कि वो कलेक्ट करेगा। और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि पासवर्ड हो गया, या फिर फायर ब्रेकेज हो गई, या फिर फायर बेयर को किस तरह से डिसेबल होना होगा वगैरह वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन हो जाएगी। फ्रेंड कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको फुटप्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको फायदा हो सके कि फुटप्रिंटिंग क्या होती है, इससे कैसे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम की। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि फुटप्रिंटिंग जो है एक टेक्निक है, एक टेक्नोलॉजी है, जिससे आप किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कलेक्ट करने के बाद आप उस चीज को हैक कर सकते हैं, उसके सिस्टम को। और वो इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? पासवर्ड हो गया, नेटवर्क का आईपी एड्रेस हो गया, मतलब कि अगर वो इंटरनेट यूज कर रहा है तो उसकी मशीन का आईपी एड्रेस भी होगा, तो वो हो गया उसका आईपी एड्रेस, उसको भी हम कलेक्ट करेंगे। फ्रेंड कुछ बहुत से ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देते हैं। तो हम अब बात करते हैं कि हम अपने सिस्टम को कैसे सेव करते हैं। हम ज्यादातर अपने सिस्टम को सेव करने के लिए फायरवॉल लगाते हैं या फिर एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हैं। कोई भी एंटीवायरस हो गया तो एंटीवायरस क्या करता है कि अगर कोई भी हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, अगर उस पर कोई पेलोड हुआ या कोई भी इंजेक्ट किया हुआ कोई भी पेलोड हुआ तो वो उसको इंस्टॉल करने नहीं देगा, या फिर हमें वो बता देगा कि ये पेलोड है, ये डेंजरस फाइल है आपके पीसी के लिए। और कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं कि वो ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर के अंदर पेलोड होगा उसको डिलीट कर देते हैं, देन आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर उसके अंदर जो पेलोड होगा उस फाइल समेत ही उस सॉफ्टवेयर को वो डिलीट कर देता है, ताकि वो आपके पीसी के लिए, ताकि वो आपका पीसी उसको इंस्टॉल ना कर पाए, जिससे आपका सिस्टम सेफ रहे। लेकिन कुछ ऐसे डेट आ चुके हैं जो कि साइलेंट एक्सप्लॉइट जिसको कहते हैं। कुछ एंटीवायरस ऐसे भी होते हैं जो कि डेट को पकड़ नहीं पाते, पेलोड को पकड़ नहीं पाते, जिससे आपका सिस्टम हैक हो सकता है। मैं आपको बता दूं, इंटरनेट में कोई भी चीज अगर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट है तो आप सेफ नहीं है। मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो फ्रेंड आप ये ना समझना कि आपके पीसी पे कुछ भी नहीं है या फिर कोई भी डाटा नहीं पड़ा हुआ। अगर वो आप उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो अगर आपका सिस्टम हैक हो गया तो उसको क्या फायदा होगा और आपको क्या नुकसान होंगे? आप तो यही सोचेंगे ना हमारे पास तो कोई इन्फॉर्मेशन या कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे वो हमें ब्लैकमेल करे, तो हम इससे सेफ है। तो आप गलत सोचते हैं। जो हैकर होगा वो आपके सिस्टम को गलत चीजों के लिए यूज करेगा, ठीक है। वो चाहे तो किसी भी चीज को हैक करने के लिए आपके सिस्टम को यूज कर सकता है हैक करके, ठीक है। या फिर कुछ भी वो इलीगल चीज करेगा या इलीगल वर्क करेगा जिससे आपका आईपी एड्रेस शो होगा, जिससे वो आपको ट्रैक करेंगे साइबर सिक्योरिटी वाले, तो आप उस पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो हैकर होगा वो तो इस तरीके से अपने आप को सिक्योर रख सकता है, ठीक है। इस तरह से आप फंसे भी जा सकते हैं। ये ज्यादातर ब्लैक हैट हैकर करते हैं। कि आप ये ना सोचे कि आपका आम कंप्यूटर है, आपका कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ या फिर ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो मैं ब्लैकमेल हो सकूं, ना ही वो मुझे हैक कर सकता है। आप ये मत सोचिए। अगर आपका कंप्यूटर हैक हो गया या फिर वो फुटप्रिंटिंग से ढेर सारे कंप्यूटर हैक कर ले, मिसाल के तौर पर वो 1000 कंप्यूटर हैक करता है, तो वो आम जिसपे से 50% आम कंप्यूटर है और 50% खास भी है जिसपे उसका खास डाटा पड़ा हुआ है। तो जब कंप्यूटर हैक होंगे तो वो सब कंप्यूटर को अपने एडवर्टाइजिंग के लिए यूज करेगा। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको बहुत ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करके चीजों को हैक किया जाता है। जैसे कि हम किसी वेबसाइट पे अटैक करते हैं, जैसे मिसाल है लेकिन डोस अटैक की। डोस अटैक एक कंप्यूटर से नहीं किया जाता, बहुत सारे कंप्यूटर से अटैक किया जाता है, तब जाके ये डोस अटैक सक्सेसफुली काम करता है। तो फ्रेंड मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कोई भी क्रैक सॉफ्टवेयर यूज ना करें, क्योंकि क्रैक सॉफ्टवेयर कोई भी नहीं देता। अगर कोई देता है तो उस पे पेलोड जरूर इंजेक्ट होता है,
जोन से भी आपको वेबसाइट है क्रैक चीजें प्रोवाइड कर रखी होती है, तो पागल है जो क्रैक चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ होते हैं जो कि अर्निंग के लिए क्रैक सॉफ्टवेयर अपलोड अपनी वेबसाइट पे करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो व्हाइट हैट हैकर होते हैं वो जो क्रैक भी नहीं करते, वो ऐसा लगता है कि ये क्रैक किया हुआ है तो उस पे वो पेलोड इंजेक्ट कर देते हैं या फिर क्रैक करके इंजेक्ट करते हैं। ये उन पर डिपेंड करता है जो कि आपको अटैक करना चाहता है या फिर आप जिन पे अटैक करना चाहते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका पीसी हैक हो जाएगा, उससे बहुत से आपको नुकसान हो सकते हैं। अगर आपने ब्राउजर पे कुछ भी विजिट किया होगा वो आपकी हिस्ट्री देख सकता है, आपने कुछ भी लॉगिन किया होगा तो वो कुकी से आपके पासवर्ड ईमेल भी देख सकता है, कुकीज को कैप्चर भी कर सकता है। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, अगर आपका माइक है तो अगर या फिर आपका कैमरा है तो वो माइक से आपकी वॉइस भी सुन सकता है, कैमरे से आपको देख भी सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप क्रैक चीजें यूज ना किया करें। अगर आप यूज करना चाहते हैं तो एक वर्चुअल बॉक्स पे बनाकर आप विंडो इंस्टॉल करें, उस पे आप चलाकर देखिए ये आपके लिए सेफ है कि नहीं, तब ही आप इससे सक्सेसफुली बचे जा सकते हैं। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करता हूँ कि आप अपने सिस्टम पे कोई अच्छा सा एंटीवायरस इंस्टॉल करें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे बेस्ट एंटीवायरस कौन सा है, वो है Malwarebytes। ये एक अवॉइड मीनिंग सॉफ्टवेयर है जिससे आप काफी अच्छी अपने लैपटॉप की या अपने पीसी की सिक्योरिटी रख सकते हैं। ये है तो बहुत लाइट, लेकिन ये आपके पीसी के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे आप अपने सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं। और ये ना ही कोई पेलोड को चलाने देगा और ना ही इंस्टॉल करने देगा। इसका ये भी फायदा है कि अगर किसी को अगर इसको लगा कि किसी चीज के अंदर पेलोड है तो वो पूरी फाइल को डिलीट कर देगा, वो आपके सामने भी नहीं आएगी अगर आप इसको एक दफा पूरे कंप्यूटर को स्कैन करेंगे। तो दोस्तों जो विंडोज का मेलवेयर सॉफ्टवेयर होता है ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है, जो कि विंडो 10 में मिलता है और विंडो 8.1 में जो आपको मिलता है लेटेस्ट। अगर आपके पीसी में कोई भी ऐसी फाइल उसको लगे कि ये वायरस है या फिर पेलोड है जो कि नहीं भी होगा, ये उसको भी डिलीट कर देता है। दोस्तों ये बात होती है कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खराबी होती है या फिर कुछ सही बना नहीं होता, उसके कोडिंग में कुछ मसला होता है। जब इसको पता चलता है कि ये डेंजरस है तो वो उस फाइल को भी डिलीट कर देता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमने इस पे तो सारा वक्त ज़ाया नहीं करना। तो हम अब बात करते हैं स्कैनिंग नेटवर्क, फ्रेंड, फुटप्रिंटिंग फेस, स्कैनिंग फेस, ई नंबरिंग फेस। ये 3 फेस होते हैं जो कि हैकर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम अब स्कैनिंग नेटवर्क की बात करते हैं। तो इस पे हैकर क्या करता है, हैकर ये करता है कि नेटवर्क पे वो एक नेटवर्क को पूरा स्कैन करता है। वो ये देखता है कि इस पे कितने होस्ट एक्टिव है, मतलब उस नेटवर्क में कोई होस्ट एक्टिव हुआ तो वो उसके होस्ट के आईपी एड्रेस स्कैन करेगा, उसके पोर्ट स्कैन करेगा और वो ये भी चेक करता है कि ये किस एरिया में है, किस रीजन में है, ताकि वो उनको हैक कर पाए। फ्रेंड जो हैकर होते हैं ये व्हाइट हैट हैकर भी करते हैं और ब्लैक हैट हैकर भी करते हैं। ब्लैक हैट हैकर बुराई के लिए करेंगे, किसी गलत चीज के लिए करेंगे। व्हाइट हैट हैकर किसी चीज को चेक करने के लिए करेंगे या पेनिट्रेशन कर रहे होगा कोई उस पे या फिर किसी अच्छे काम के लिए करेंगे। तो सबसे पहले स्कैन करेंगे नेटवर्क को पूरा, फिर उसके अंदर कोई भी एक्टिव होस्ट हुई तो उस होस्ट का आईपी एड्रेस भी देखेंगे, उसके पोर्ट को भी हैक करेंगे, उसके आईपी एड्रेस को भी हैक करेंगे। अगर आपको मेरी बात की समझ नहीं लगी तो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अपने लैपटॉप पर जो नेट यूज कर रहा हूँ तो इस नेट की बेसिकली आईपी एड्रेस भी होता है, आईपी एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर भी होते हैं और पोर्ट नंबर के साथ होस्ट नंबर भी होता है। फ्रेंड होस्ट उसको कहते हैं जो कि मेरे नेटवर्क के अंदर कोई जो मेरा नेट यूज कर रहा होगा, जो मेरा क्लाइंट होगा, हम उसको होस्ट कहेंगे। जितने भी राउटर के साथ क्लाइंट कनेक्ट होंगे हम उसको होस्ट कहते हैं। ये शायद ही किसी ने आपको बताया हो, लेकिन किसी ने भी नहीं बताया होगा। बस ये बात करते हैं कि एक लोकल होस्ट होती है या लोकल नेटवर्क होता है जिसको हम होस्ट कहते हैं, लेकिन कोई डिटेल के साथ कोई भी आपको नहीं बताता, जो कि मैं आपको बताता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझे कहते हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ आप मिसलीड कर रखे हैं, सबके साथ सबको मिसलीड करते हैं आप। लेकिन ये आप अच्छा बेहतर जानते हैं कि मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ या फिर आपको कुछ मिसलीड कर रहा हूँ। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले हैकर ये देखेगा कि हमारे जो राउटर के साथ जितने भी क्लाइंट कनेक्ट है उनमें से कितने होस्ट एक्टिव है। देन दोस्तों फिर हैकर ये देखेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसका पोर्ट नंबर क्या है। फ्रेंड पूरा एक मैप जनरेट करके आता है जिसपे सब कुछ ये डिटेल लिखी होती है।
फिर इसके बाद हमें उसका IP एड्रेस तो मालूम हो जाता है। फिर हैकर क्या करता है कि उसके नेटवर्क के ऊपर वो मैलवेयर सेंड करता है, ट्रोजन सेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है, ट्रोजन एक वायरस है, मैलवेयर भी एक वायरस है। ये आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ। जो मेरी वीडियो को समझते हैं, देखते हैं, जो रेगुलर मेरी वीडियो को देखने वाले हैं, जस्ट वही इस बात को समझ पाएंगे। देन दोस्तों उस पर हम मैलवेयर सेंड करते हैं, ट्रोजन हॉर्स सेंड करते हैं। फ्रेंड कुछ मैलवेयर होते हैं जो कि जिससे उसके इंटायर नेटवर्क को इजीली हैक कर पाए। आई होप कि आपको मेरे स्कैनर नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी मालूम होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी या आप किसी भी चीज के बारे में आप सवाल करना चाहते हैं, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करूंगा। और कुछ कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे सकता क्योंकि कभी कभार ये होता है कि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन नहीं देता, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड अब हम इनमरेशन के बारे में बात करते हैं कि आपको इनमरेशन में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। फ्रेंड मतलब कि हैकर जो होता है इनमरेशन में क्या क्या चीजें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है ताकि वो उस चीज को हैक कर पाए। फ्रेंड मिसाल के तौर पर हैकर ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं जैसा कि यूजर नेम, मशीन या फिर इससे रिलेटिव एडमिन का जो अकाउंट होता है वो सिस्टम अकाउंट और यूजर अकाउंट, ये सब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इनमरेशन में ताकि हैकर उस नेटवर्क पर इजीली अटैक कर पाए। फ्रेंड मैं आपको इसके बारे में और मजीद जानकारी दे दूं कि हैकर जो होते हैं स्पेसिफिक सिस्टम की इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो हैकर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उनमें वो सारी चीजें आ जाती है, मतलब उन सॉफ्टवेयर में सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। वो सॉफ्टवेयर ये बताते हैं कि ये मशीन है, इस मशीन का ये यूजर नेम है और इस मशीन के अकाउंट का ये नेम है, ये सब चीजें आ जाती है। इनमरेशन एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमें ये सारी डिटेल वगैरह इंफॉर्मेशन देता है जिससे हैकर इसको इजीली यूज कर लेता है डायरेक्टली हैक करने के लिए किसी भी विंडोज पर। तो फ्रेंड ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करने के लिए इनमरेशन, उसके नेटवर्क स्कैनिंग और फुटप्रिंटिंग, फिर इनसे ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर हैकर एक मैलवेयर बनाता है जो कि मैलवेयर रिलेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिससे मैलवेयर बनाए जाते हैं, जिससे विक्टिम इसको इंस्टॉल करेगा या ओपन करेगा। जो कि हमने मैलवेयर बनाया होगा वो हिंडली एग्जीक्यूट हो जाते हैं जिससे हमारा कंट्रोल उनके पास चला जाता है, मतलब उनके पास हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल आ जाता है जिससे वो जो चाहे कर सकता है। सेम टेक्निक्स यूज करते हैं वो नेटवर्क के ऊपर, नेटवर्क के अंदर घुसपैठ करने के लिए उनके मॉडियम्स की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। जो कि मैंने आपको 3 फेस बताए हैं वो इन फेसों को यूज करते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके एक मैलवेयर बनाते हैं, तो वो मैलवेयर नेटवर्क पर सेंड कर देते हैं, उस विक्टिम पर सेंड कर देते हैं। मतलब अगर उस नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन वीक होगी तो फिर नेटवर्क इजीली क्रैक हो जाएगा, हैक हो जाएगा। अगर वो नेटवर्क जो हैकर हैक करना चाहता है अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग होगी और मिसाइली लेयर प्रोटेक्टेड होंगी और वो इंक्रिप्टेड होंगी, तब अटैकर मैलवेयर बनाकर भी उस नेटवर्क पर अटैक करे तब भी वो हैक नहीं होंगे और ना ही वो क्रैक होगा। अगर हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन भी है, सारी कलेक्ट कर ली है, अगर उस पे हाईली स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी लगी होगी, अगर हम उस पर मैलवेयर बनाकर सेंड भी कर दें तो उसकी जो सिक्योरिटी होगी नेटवर्किंग की वो क्रैक और ना ही हैक होगी। आई होप कि आपको इनमरेशन का प्रोसेसर समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया कुछ भी समझ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हमें सवाल करें, हम आपको उसका हल बताएंगे। और जो हमारे साथ टाइम पास करेंगे या करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी कमेंट या मैसेज ना किया करे। हमारा जो हर वक्त होता है वो कीमती होता है, तो आप सोच समझ के हमारे साथ मैसेज किया करें। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि हमें तंग करते हैं। कोई उनको कह देता है कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो मेरे वीडियो पे आके नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, मैसेज भी आके गालियाँ वगैरह देते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। कोई मेरे बारे में कोई बुरा भला कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, मैं फेक चीजें बताता हूँ, मैं 2 नंबरिंग करता हूँ वगैरह वगैरह ये कहते हैं। तो ये तो आप पे डिपेंड करता है कि जो आपको कोई ये मेरे बारे में चीजें बताता है, कोई जान पूछ कर बता रहा है, क्योंकि मैं आपको ये जो चीजें बताता हूँ जो कि ये चाहता है कि मैं आपको ये चीजें ना बताऊं। तो आप इन सब बातों को छोड़े, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने आपको ये जो भी कुछ बताया है आप
आप इसको कैसे यूज में ला सकते हैं, इसका मैं सारा प्रैक्टिकल आपको आने वाली वीडियो में दूंगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस नॉलेज को मिस ना किया करें, समझा करें। जो चीज समझ नहीं लगती उसको फिर से देखा करें। और जो आप नई नई कोई चीज देखते हैं, सुनने में आता है, कोई भी अटैक है या कोई भी चीज है, तो उसके बारे में आप सर्च किया करें, तब ही आप आगे जाकर चीजों को कर पाएंगे, हैक कर पाएंगे। फ्रेंड मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मेलवेयर को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, फिर उसको ऐड कर सकते हैं ताकि आप मेलवेयर क्रिएट कर सके। ये सारा प्रोसीजर आपको आने वाली वीडियो में मिलेगा, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना। अगर कोई कंपनी आपको हायर करे आर्टिकल हैकिंग के लिए, या फिर मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई कंपनी मुझे हायर करती है आर्टिकल हैकिंग के लिए, तो मैं कौन सी टेक्निक्स वगैरह यूज करूंगा। तो मैं टेक्निक यूज करूंगा सबली द बेस्ट बेकर को रीसेट करके दे दूंगा उनको। और अगर मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस हैकर ने इस कंपनी के ऊपर अटैक किया या इस कंपनी को हैक किया, उनके लिए भी मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से मैं ये सब कुछ पता लगा सकता हूँ। तो वो सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी मैं आपको दूंगा। तो इस सॉफ्टवेयर से पता चलिएगा कि किस कंपनी को किस हैकर ने हैक किया है और इसकी कौन सी वो वीक इंफॉर्मेशन थी जिससे हैकर ने इस कंपनी को इजीली हैक कर लिया। फ्रेंड मतलब कि इस कंपनी की जो सिक्योरिटियां है थी, कौन सी वीकनेस थी जिसकी वजह से हैकर ने इस कंपनी को हैक कर लिया। तो फ्रेंड ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। तो मैं आपको बस ये नॉलेज देना चाहता हूँ कि आपके पास ये अगर नॉलेज होगा तभी आप उन चीजों को समझ पाएंगे। अगर मैं आपको यहाँ ही बता दूं तो आपको कुछ भी समझ नहीं लगेगा। तो आपने ज्यादा से ज्यादा ये किया करें, आप नॉलेज को हासिल किया करें। बहुत से लोग ये है करते हैं कि बहुत से लोग तो ये करते हैं कि उन्होंने हैकिंग सीखनी है तो बस व्हाट्सएप हैक करना सीखना या फेसबुक हैक करनी सीखनी है या फिर किसी का अकाउंट हैक करना सीखना है। तो इस तरह से कोई भी हैकर नहीं बन सकता और ना ही हैकिंग सीख सकता है। ये यूट्यूब पे फिशिंग प्रूफ अटैक देखकर ना इनका दिमाग ना खराब हो गया हुआ है। बस वो ये सोचते हैं कि या प्रूफ अटैक से या फिशिंग अटैक से ही चीजें हैक की जाती है, तो वो ये गलत सोचते हैं। जब तक आप कंप्लीट हैकिंग को नहीं समझेंगे, नहीं इसके बारे में पता करेंगे और ना ही इस पे रिसर्च करेंगे और ना ही इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये पहली बात हमेशा याद रखना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में। हर कोई है जो सिस्टम हैकिंग करना जानना चाहता है, सीखना चाहता है कि सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिस्टम किस तरह से हैक किया जाता है। मैं सिस्टम हैकिंग की नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। इसका नॉलेज बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको सिस्टम हैकिंग का नॉलेज के बारे में अब बात करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड अब हम बात करते हैं कि सिस्टम को कैसे हैक किया जाता है, किस तरीके से हैक किया जाता है। अगर हम सिंपल मीनिंग में बात करें तो सिस्टम को इस तरीके से हैक किया जाता है कि उसका पासवर्ड स्टील करके उसकी सिक्योरिटी को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो फ्रेंड हम बात करते हैं कि पासवर्ड को किस तरह से किस तरीके से स्टील किया जाता है। फ्रेंड हैकर्स के पास बहुत से ट्रिक्स होती है जिससे वो सिस्टम को हैक करते हैं। कुछ पुरानी टेक्निक्स होती हैं, कुछ नई टेक्निक्स होती हैं, कुछ पावरफुल टेक्निक्स होती है जिससे वो सिस्टम को हैक करते हैं। फिर हैकर ट्रिक्स अप्लाई करते हैं सिस्टम को हैक करने के लिए, उसकी सिक्योरिटी को हैक करने के लिए। जिसकी सिक्योरिटी वीक होगी वो जल्दी हैक हो जाएगी, जिसकी सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग होगी उस पर ज्यादा टाइम लगेगा। वो कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है जो जिसकी सिक्योरिटियां स्ट्रॉन्ग हो। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हुआ हूँ। तो दोस्तों हमारे पास एक टेक्निक है जिसको हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए यूज होती है। इससे आप हैकिंग कर सकते हैं लेकिन पेनिट्रेशन करके। फ्रेंड इस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हैकर अटैक करता है एक कंप्यूटर सिस्टम पर, नेटवर्क पर या फिर एप्लीकेशन पर, फिर वो वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके एक्सप्लॉइट कर देता है। फ्रेंड मैं आपको एक मिसाल भी दे देता हूँ। जैसा कि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपनी मर्जी से अपनी सिक्योरिटी को हैक करवाते हैं ताकि उनको पता चल सके कि इसके अंदर कौन सी वीकनेस है जिससे हमारी सिक्योरिटी हैक हो गई है, जिससे हमें खतरा हो सकता है कि जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जैम हो जाए, हैंग हो जाए या फिर बहुत कुछ वो कर सकता है या फिर कोई खास कंपनी की इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। कंपनीज अलग अलग किस्म के हैकर को हायर करके अपनी कंपनी के लिए उनको सिलेक्ट करती है। जब कंपनी को हैकर की जरूरत पड़े तो वो हायर करने के लिए हैकर को सर्च करती है,
ढूंढती है। जब उनको हैकर मिल जाता है तब हैकर उनके सामने ज्यादा एफिशिएंसी शो करता है ज्यादा अमाउंट के लिए, ताकि उनको दिखा सके कि मैं बहुत बड़ा हैकर हूँ, तो मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लूंगा इस काम के लिए। फिर हैकर नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उनके सामने एफिशिएंसी शो करते हैं। तो जो कंपनी वाले होते हैं वो भी बहुत सियाने होते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि आप हमारी कंपनी के सिक्योरिटी को हैक करके दिखाएं। कंपनी वाले फिर हैकर को रिटर्न फॉर्म में एक लेटर दे देते हैं, जिससे ये होगा कि अगर कोई साइबर सिक्योरिटी वाले उनको पकड़ ले हैकर को कि आपने इस कंपनी को क्यों हैक किया, तो वो ये दिखा सकता है कि हमने इनकी परमिशन लेकर इस कंपनी को हैक किया है। अगर कोई ऐसी वैसी बात हो जाए तो वो रिटर्न फॉर्म को दिखा सकता है, प्रूफ दिखा सकता कि हमने परमिशन लेकर ही इस चीज को हैक किया है। अगर आप रिटर्न परमिशन नहीं लेंगे तब आप पर जुर्माना हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो अगर आप किसी भी चीज को हैक करना चाहते हैं तो आप उनसे परमिशन लें। परमिशन लेने के साथ साथ रिटर्न परमिशन भी लें, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो, उनको दिखा सके कि हमने रिटर्न परमिशन लेकर ही इनको हैक किया है। तो फिर वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है कुछ सॉफ्टवेयर की मदद से। तो मैं उस सॉफ्टवेयर का नाम भी बता देता हूँ जिससे वो पेनिट्रेशन करते हैं। सॉफ्टवेयर का नाम है साइजविन। इसका इस्तेमाल करके पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जाती है, और बहुत से भी हैं जो जिससे पेनिट्रेशन की जाती है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, साइजविन से आप किसी भी सिस्टम को हैक कर सकते हैं, लेकिन इसको चलाने के लिए जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं आप उसको सबसे पहले रिटर्न परमिशन ले लें, और इसको चलाने के लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, नेटवर्किंग भी आनी चाहिए, देन फिर ही आप किसी भी चीज को हैक कर पाएंगे। और जो नेटवर्किंग की बात की जा रही है इस पे, तो नेटवर्किंग भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस किस डिवाइसों की जरूरत पड़ेगी और इस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, और वो कौन कौन से स्क्रिप्ट होते हैं जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन को कंट्रोल कर पाए। पर बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं, जिसकी वजह से हम शॉर्ट टाइम में भी सिस्टम को हैक कर पाए। फ्रेंड, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सिस्टम को भी हैक किया जाता है। इसमें मैंने बेसिक चीजें बताई, जस्ट बेसिक चीजें, आपको मैंने कंप्लीट नहीं बताया, ठीक है। बेसिक चीजें इसलिए बताई है ताकि आपको इसका नॉलेज होना लाजमी है। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे कैसे सिस्टम को किन किन तरीकों से हैक किया जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मालवेयर थ्रेड्स के बारे में। ये भी आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, इसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी नॉलेज और इसकी टाइप वगैरह सब कुछ बताना शुरू करता हूँ। तो हम बात करते हैं मालवेयर थ्रेड्स के बारे में। फ्रेंड, बेसिकली मालवेयर थ्रेड्स एक वायरस होता है जो कि एक बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हैकर सेंड करते हैं दूसरों को उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। तो इनके बहुत सी टाइप होती हैं। मैंने आपको पहले भी वायरस की टाइप पे बताई हुई है, अगर जिसने नहीं देखा तो वो आपको मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ। टाइप ये होती है कि इंक्लूडिंग कंप्यूटर वायरसेस होते हैं, वॉर्म होते हैं, ट्रोजन होते हैं, होर्स होते हैं, रैंसमवेयर होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं, स्केवेयर होते हैं, और भी बहुत से होते हैं जो कि हैकर वायरस बना के दूसरों को अटैक करते हैं। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूं ये कैसे बनाए जाते हैं। ये बेसिकली कॉन्टेक्ट रखते हैं एग्जीक्यूटेबल कोड, और एक स्क्रिप्ट होती है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्रिएट की जाती है। एक्टिव कंटेंट्स भी होते हैं और अदर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिससे ये वायरस बना के दूसरों को अटैक किया जाता है उनके सिस्टम को हैक करने के लिए। फ्रेंड, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मेलवेयर थ्रेड्स के एक्जीक्यूटेबल जो कोड होते हैं जिसपे स्क्रिप्ट बनाई जाती है, जो कि प्रोग्रामिंग से स्क्रिप्ट बनाई जाती है, इनपे एक बैकडोर भी होता है। फ्रेंड, ये बेसिकली सीक्रेट एक पार्ट फेयर करता है सिस्टम के अंदर एंट्री करने के लिए, ताकि हैकर इसके अंदर जा सके। फ्रेंड, मैं आपको बफर ओवरफ्लो के बारे में भी बता दूं कि ये क्या होता है। फ्रेंड, बफर ओवरफ्लो बेसिकली एक मेथड होता है जिससे हैकर अटैक करते हैं, जिससे ये फायदा होता है कि मैलिशियस कमांड सिस्टम के ऊपर सेंड की जाती है ताकि हमें उसकी बुफरिंग मालूम हो सके। मतलब कि उसके सिस्टम के अंदर जितनी भी ओवर रनिंग्स होगी बुफरिंग की, वो हमें सब कुछ मालूम हो जाती है, जिसको हम बफर ओवरफ्लो भी कहते हैं। फ्रेंड, अब हम बात करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ये क्या होता है, जिसको हम DOS भी कहते हैं, डोस अटैक भी कहते हैं। फ्रेंड, इसको इस्तेमाल किया जाता है सिस्टम को जाम करने के लिए, उसको स्लो डाउन करने के लिए, या फिर उसको लोडेड करने के लिए। डोस अटैक इसलिए किया जाता है ताकि उस पर फास्ट ट्रैफिक जनरेट हो जाए। फ्रेंड, फास्ट ट्रैफिक क्या होती है? फास्ट ट्रैफिक उसको कहते हैं जो कि हमारी वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर हमारी वेबसाइट पे शो हो, लेकिन वो हकीकत में नहीं होता, ये
ट्रैफिक होता है। फ्रेंड मिसाल के तौर पर अगर आपकी वेबसाइट पे 1 लाख विजिटर शो हो रहे हैं डोस अटैक करके, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। फ्रेंड इसको कहते हैं फास्ट ट्रैफिक। मिसाल के तौर पर जैसे कि आप मेरी वेबसाइट को रोजाना देखते हैं, उस पे विजिट करते हैं, अगर उस पे डोस अटैक कर दे, 1 लाख या 2 लाख विजिटर उस पे कर दे डोस अटैक के जरिए, तो इससे ये होगा कि मेरी जो वेबसाइट होगी बहुत ज्यादा लोडेड हो जाएगी, जिससे लोडेड होने की वजह से वो मेरी वेबसाइट बंद भी हो सकती है, ब्लॉक भी हो सकती है, जिसको हम डोस अटैक कहते हैं। इससे मुझे बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है अगर ये मेरी वेबसाइट बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म पे होती तो। फ्रेंड एक होता है ईमेल वॉर्म, जो कि ईमेल की एड्रेस के जरिए ये होता है। फ्रेंड ईमेल वॉर्म से ये हमें फायदा होता है कि इसकी वजह से हम किसी के भी ईमेल के मैसेज देख सकते हैं। फ्रेंड रूट एक्सेस क्या होता है? रूट एक्सेस बेसिकली कंप्यूटर के लेवल को हाईली पे लाकर उसको कंट्रोल करने के लिए। फ्रेंड रूट एक्सेस उसको भी कहते हैं जिससे हमें हर चीज की परमिशन मिल जाती है जो कि हम अपने सिस्टम पर नहीं कर पाते, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो अलाउ ही नहीं करता इस चीज को। तो अगर हम अपने सिस्टम को रूट कर दे तो हमें वो रूट एक्सेस मिल जाती है, जिससे हम ऑल टू ऑल चीज को परमिशन दे सकते हैं, परमिशन देकर उसको काम पे ला सकते हैं। बेसिकली रूट एक्सेस क्या होता है? इसको यूज किया जाता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। जैसा कि आप यूज करते होंगे टीम व्यूअर सॉफ्टवेयर, 2 मशीन या 2 फ्रेंड मिलकर एक दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए, पासवर्ड ईमेल यानी आईडी को यूज कर एक दूसरे के सिस्टम को कंट्रोल कर पाए। लेकिन रूट एक्सेस में ये होता है कि पीछे बैक हैंड में सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है और विक्टिम को पता ही नहीं चलता। अब बात करते हैं कि रूट किट क्या होता है। रूट किट एक सेटअप होता है बेसिकली जिसको हम सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम दूसरे के सिस्टम को हैक करके कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि रैट की बात कर रहा हूँ, जो कि हम पेलोड इंजेक्ट करके दूसरों को सेंड करते हैं। स्क्रिप्ट किडीज उसको कहते हैं जो कि दूसरी किस्म की स्क्रिप्ट होती है जिसका यूज करके हैकर अटैक करता है दूसरे के सिस्टम पर। अब बात करते हैं सेक्शन हाईजैकिंग की। फ्रेंड ये बेसिकली नेटवर्क के ऊपर यूज किया जाता है सेक्शन हाईजैकिंग करने के लिए। जो भी इंटरनेट के अंदर ट्रांसमिशन होती है, पैकेट्स की ट्रैवलिंग होती है, ये उन सबको इजीली चेकआउट कर लेता है सेशन के अंदर। और ट्रोजन हॉर्स क्या होता है? फ्रेंड बेसिकली ट्रोजन हॉर्स हम जब भी किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर को क्रैक करने की कोशिश करते हैं तो ट्रोजन हॉर्स का काम ये होता है कि हम अपनी विंडोज के अंदर होस्ट फाइल के अंदर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। बेसिकली ट्रोजन हॉर्स इस तरह से एग्जीक्यूट हो जाता है। ये अटैक करता है कंप्यूटर सिस्टम पर, यूजर पर, और उस सिस्टम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन को ले लेता है। फ्रेंड इसी तरह से 1000 किस्म के थ्रेड्स हैं। हर थ्रेड्स का अपना अपना किरदार होता है, अपना अपना काम करने का किरदार होता है। फ्रेंड मैं आपको एक राज की बात भी बताता हूँ, शायद ही ये आप जानते हो। जो मेलवेयर होते हैं 32,000 क्रिएट किए जाते हैं हैकर के थ्रू, वो भी डेली 32,000 की तादाद में मेलवेयर अलग अलग किस्म के। तो फ्रेंड बहुत सी ऐसी कंपनियां भी हैं जो कि एंटीवायरस बनाती हैं। वो इन थ्रेड का तोड़ निकाल कर एंटीवायरस बनाती है ताकि जो भी हम पेलोड इंजेक्ट करें तो वो एंटीवायरस इसको पकड़ ले, मतलब कोई भी थ्रेड को इंस्टॉल करने ना दे, सिस्टम में घुसने ना दे। ये चैलेंज हो रहा है आजकल हैकर के दरमियान और इन एंटीवायरस कंपनी के दरमियान। हैकर अपनी तरफ से पूरी ये कोशिश करते हैं कि कोई भी एंटीवायरस हमारे थ्रेड को पकड़ ना पाए, लेकिन कंपनियां का चैलेंज ये होता है कि कोई भी हैकर कोई भी थ्रेड बनाएगा, कोई भी वायरस बनाएगा तो हमारा एंटीवायरस उसको जरूर पकड़े। फ्रेंड हैकर जो होते हैं वो इलीगल काम करते हैं और जो एंटीवायरस वाली जो कंपनियां होती हैं वो लीगली काम करती हैं। उनका चैलेंज चलता रहता है और चलता रहेगा। जो कंपनियां होगी वो थ्रेड का तोड़ निकालती रहेंगी। फ्रेंड अगर आपके सिस्टम में काफी पुराना एंटीवायरस इंस्टॉल है, 2015 का है या फिर 16 का है या फिर 17 का है या फिर अभी 18 का शुरू हुआ है, तो अगर लेटेस्ट थ्रेड अपडेट हो के आपके सिस्टम पे आया तो आपका जो एंटीवायरस होगा उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि थ्रेड्स जो होते हैं वो भी लेटेस्ट आ रही है, अपडेट हो रही है, जो कि एंटीवायरस भी ना पकड़ पाए। तो अगर आपका एंटीवायरस अपडेट होगा तो उसको जो थ्रेड नया आएगा जो आपको सेंड किए होंगे तो वो एंटीवायरस उस थ्रेड को पकड़ने की काबिलियत रखेगा। तो मैं आपसे रिकमेंड करता हूँ कि अपने जो एंटीवायरस को जो है आपके विंडोज के जो मेलवेयर है उसको अपडेट रखें, और जो भी कोई आप एंटीवायरस अपने सिस्टम पे रखा हुआ है तो उसको भी अपडेट रखें ताकि आपका सिस्टम हैक होने से बच जाए। आई होप कि आपको इस पार्ट की काफी ज्यादा अच्छी समझ लगी होगी।